प्रदेश का मुख्यमंत्री का भाई सबसे बड़ा शराब ठेकेदार है, सबसे बड़ा। 10 बार ऐसी चर्चा उठी है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने बताया तो आपको, इसके पीछे क्या आखिर षड्यंत्र है ना। जो लोग लड़ नहीं पा रहे वो ऐसे बदनाम कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू कम हो जाए। वैल्यू तो बढ़ी है। ये भी मैंने सुना है कि 35 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर था आपके पास। इससे ज्यादा क्या चाहिए। और आरएसएस की पाठशाला में ही सिखाया जाता है प्रचार करना, विचार करना नहीं सिखाया जाता। आपने कांग्रेस कब ज्वाइन किया? मैंने यहीं पे आपके बिरला ग्राउंड में, बिरला मार्केट के ग्राउंड में अजय सिंह जी के हाथों सदस्यता ली थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रेस में आप थे क्या? बिल्कुल नहीं। चिंता विपक्ष, मतलब जो हमारे विरोधी दल है उनको ज्यादा चिंता है भाई। वो ध्यान रख रहे हैं आपका। वो मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो अपने से परेशान है कि अब मैं क्या करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रमन सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं सतना के दूसरी बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया से। अभी अभी वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं। आपको कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने की बधाई। धन्यवाद। आपने कांग्रेस कब ज्वाइन किया? लंबा समय हो गया। तो जब उर्मिला जी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, या उस समय चुनाव की जब तैयारियां शुरू हुई थी, और या कहते हैं लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मैं खुद जाके श्री अजय सिंह से मिला और उनसे कहा कि हम साथ में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हम जब चाहे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। उस वक्त चूंकि चुनाव का नया नया वो था, हार का एक वो था, तो ये हुआ कि जैसे ही प्रोग्राम अगले शुरू होंगे तो अपन करेंगे। तो नगर निगम के चुनाव आए और उस समय मैंने ज्वाइनिंग की कोशिश की। अरुण यादव जी के पास गया, अजय सिंह जी की बात हुई। उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ स्वास्थ्य इशू आ गया था, तो ज्वाइनिंग चुनाव के पहले नहीं हो पाई, लेकिन वोटिंग के पहले, जब नगर निगम के वोट पड़े उसके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने यहीं पे आपके बिरला ग्राउंड में, बिरला मार्केट के ग्राउंड में अजय सिंह जी के हाथों सदस्यता ली थी। आपने जिनके हाथों सदस्यता ली, अजय सिंह रावत, उनके अधिकांश समर्थक कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो काम है, ये जो राजनीतिक काम है, ये जो सार्वजनिक जीवन है, ये बुद्धिजीवियों का काम है। मतदाता ही 18 साल के बाद होता है, वो मतलब समझदार हो जाता है तब, वयस्क हो जाता है तब। तो राजनीतिक झंडा उठाना उसका खुद का स्वभाव है, खुद की सोच है। जो लोग छोड़ के गए हैं, इन्होंने संघर्ष के लिए कांग्रेस नहीं ज्वाइन की थी। इन्होंने जब कांग्रेस में काम करना शुरू किया तो कांग्रेस सत्ता में थी, और उस सत्ता को भोगने के लिए वो कांग्रेस में थे। जब तक सुख मिला तो ठीक है, अब जब उन्हें लगा कि अब हम वो सुख नहीं मिल पा रहा है और हम बार बार मतलब उनका सेवा तो कोई भाव था नहीं, उनका जीवन का उद्देश्य तो लाभ है, संपत्ति अर्जित करना है, व्यवसाय बड़ा करना है, बड़ा लग्जरी जीवन जीना है, तो संघर्ष कैसे कर सकता है ऐसा आदमी। तो उन्होंने अपना शॉर्टकट देखा और मौके देखे, जिसको जब मौका मिला, जब भाजपा ने पूछा, जब जब आपने देखे पिछले कई चुनाव में आपने देखे होंगे, जब जब जिसे मौका मिला, भाजपा ने जिसको एंट्री मिल गई ठीक ठाक, वो चला गया। और कोई ऐसा नहीं कि अभी 2014 में भी हुआ था, सिटिंग विधायक गए थे।
2019 में भी हुआ। उस समय तो चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। अगर आपको ध्यान हो तो कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग आए थे। मतलब आपका इशारा ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये फिर वापस आ सकते हैं? रास्ता तो ऐसे लोग हर जगह हैं, वो सत्ता के साथ ही जाएंगे। सत्ता के साथ ही मतलब कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के साथ, जैसे प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, वो किसके साथ जाता है? सत्ता के साथ, विपक्ष के साथ थोड़ी जाता है। कल शिवराज सिंह के पीछे पीछे प्रोटोकॉल लगा था, आज शिवराज सिंह हटे तो वो पहचानते भी नहीं हो गए हैं। ये तो उन्होंने खुद कहा है ना, मंच से कहा। ठीक है, तो बस कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई तंत्र मंत्र विद्या करवाया है क्या आपने? किसके, मतलब कैसे? मैं तो इस पे कि पुराने लोग एक ग्रुप विशेष के लोग खाली करते जा रहे हैं कांग्रेस। ऐसा कुछ देखिए, वो जो लोग उन्हें अपना ग्रुप समझ रहे हैं वो उनके गलत फहमी है। अच्छा, वो उनके भी नहीं जी। जो अगर उनको कोई अपना मान रहा है तो वो उनकी गलत फहमी है, वो उनके भी नहीं है। वो तो अपने लिए थे उनके साथ। मगर मैं तो संघर्ष देख के बड़ा हुआ और आज भी संघर्ष के लिए तैयार रहता हूं। मैंने तो मैंने सरकार कभी देखी नहीं थी, सीएम हाउस कभी देखा नहीं था, विधानसभा का भवन कभी नहीं अंदर गया था। मैं फोटो में ही देखता था, दूर से देखता था, सत्ता तो मैंने देखी नहीं थी। हमने तो सिर्फ देखा था संघर्ष, और वो संघर्ष भी हमने जो किया वो साथियों के सहयोग और विश्वास से किया। जो हमारे रिश्ते थे, गांव से लेके, स्कूल से लेके, परिवार से लेके और आज तक के जो रिश्ते थे, उन्हीं के दम पे हमने, उन्हीं के विश्वास से हमने यहां तक का सफर तय किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रेस में आप थे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे जिलाध्यक्ष आई? ये हमारे पार्टी पीछे क्या कहानी? कोई कहानी नहीं, पार्टी का नेतृत्व ने तय कर लिया कि भाई हमें ऐसा करना है। और मान लीजिए मैं, आप मुझे या किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी आप मजबूत नेता मानते हैं, जनाधार वाला नेता मानते हैं, सक्रिय नेता मानते हैं, विश्वसनीय नेता मानते हैं, और उसी का जिला, उसी का विधानसभा, उसी का गांव अगर कमजोर होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो नेताओं को लगा, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनको लगा कि भाई शायद बदलाव कर ही रहे हैं, बदलाव होना ही है, रोटेशन पॉलिसी चली रही है, भाई वो तो क्रम है, सत्ता किसी भी संगठन का एक पैमाना है, अपना परिवर्तन लगातार क्रम चलना, वो तो एक नियम है। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा के लिए बन गया हूं। अभी मौका मिला है, साल 2 साल जब तक काम करना है, जब तक पार्टी कहेगी तब तक इस काम को करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं। और बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, और फिर सबसे ज्यादा चिंता विपक्ष, मतलब जो हमारे विरोधी दल है, उनको ज्यादा चिंता है। भाई वो ध्यान रख रहे हैं आपका? वो मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो अपने से परेशान है कि अब मैं क्या करूंगा। भाई बाकी जब समय आगे बढ़ेगा तो देखा जाएगा क्या है। वैसे मेरी जानकारी में आया था कि ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए आपने संजू अग्रवाल का नाम दिया था। ठीक है, अब ये बात बोलना मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने तो, मुझसे जो पूछा गया था वो मैंने लिख के भी दिया, उनको बोला भी, कन्विंस भी किया, समझाया भी कि हमारे यहाँ की स्थिति कैसी है। और क्योंकि उनका भी अपना सर्वे सिस्टम है, उनका भी अपना पुराना कैडर है, सोचते हैं वो जितनी हाइट पे बैठ के आदमी देखता है उतनी दूर तक आदमी देख पाता है। तो उन्होंने प्रदेश के नजरिए से देखा और जो उन्हें तय करना था कर लिया। ये बात तो मैंने किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया, और ये तो अब अतीत की बात। अगर आप नहीं बनते तो आप किसको बनाना चाहते? देखिए, मेरी पसंद और नापसंद का नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज कहा था कि जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, है ना,
या कह दें कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने में तकलीफ है, तो उनसे तो कृपया बचा के रखें कि भाई उनका व्यापार बचा रहे, उनका कारोबार बचा रहे, उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे, वो तरक्की करते रहे, उनके ठेके चलते रहे, है ना। और बार बार ठेका लेते हैं कांग्रेस को हराने का, कम से कम ऐसे लोग तो ना भाई, जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कमी दिखती है, हर समय उनको कांग्रेस कमजोर दिखती है, कम से कम ऐसे लोगों को उनका चश्मा है तो जब ठीक हो जाए, नजरिया ठीक हो, तो फिर आगे भविष्य में देखिएगा। भाई आज तो हर जगह लोग कह रहे हैं ना कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है। अधिकांश लोग जी रोजगार से लगे हुए हैं, कांग्रेस के लोग। बीजेपी में उन्हें पर्याप्त काम मिल रहा है। पर्याप्त, इससे आप सहमत हैं? हाँ, सोशल मीडिया में तो देखने को मिलता है ना। और मुझे लगता है कि शायद क्या होता है कई बार कोई इंसान मंजिल में पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। भाई उसे तो मालूम नहीं होता कि हमें कब तक चलना है, थक जाता है, मतलब मन से हार जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब जीवन में एक पड़ाव आता है, भाई ठीक है, किसी को स्पीड होती है ना कि भाई भोपाल जाने वाले लोग यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, जिसके पास जितनी अच्छी गाड़ी होती है उसके पास उतना कम समय लगता है भोपाल पहुँचने, है ना। कोई 5 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 6 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 7 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 8 घंटे में पहुँच रहा है, कोई 10 घंटे में पहुँच रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे हमारे, जो गाड़ी नहीं है तो ट्रेन से पहुँच रहे हैं, रात भर जग के पहुँच रहे हैं। कई लोग बेचारे रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलती है तो दरवाजे पे लटक के जाते हैं, लेकिन भोपाल पहुँच रहे हैं क्योंकि सबने लक्ष्य बनाया भोपाल पहुँचने का। अब जो आदमी चला तो था कि भोपाल चलेंगे भाई, और वो विदिशा पहुँचते पहुँचते उसका मन बदल गया, तो भोपाल की बजाय बाईपास से निकल गया इंदौर की तरफ, तो मंजिल छूट गई। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनके किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया, क्यों लिया, क्या लिया, मेरे मन में कभी किसी के प्रति वो नहीं था। आज भी हाँ, थोड़ा सा मेरी ये कह दें कि भाई मेरी समझ जो है, भाई जैसे मेरे पिताजी अगर होते तो उनकी उम्र आज 61 साल होती, 60-61 साल, तो मैं किसी भी 60-61 साल के आदमी के साथ दोस्ती नहीं करता, और खासकर उनसे जिनके पापा के रिश्ते रहे। वो मेरे दोस्त नहीं हो सकते, वो मेरे गार्जियन हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, चाचा ताऊ का रिश्ता हो सकता है, दोस्त नहीं। और मेरा थोड़ा दोस्ताना स्वभाव है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहता हूँ। तो लोगों को कई बार ये लगता है कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैंने अपने आप को विधायक के रूप में कभी देखा नहीं। ठीक है, वो एक लड़ाई है, 1 महीना 15 दिन जब चुनाव होता है लड़ लेते हैं, लड़ने के बाद फिर हम डब्बू के डब्बू हो जाते हैं। क्या हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना हमें ठीक लगता है। हमें लगता है कि ये हमारा सपना घर है, यहाँ के लोगों से हमारा पारिवारिक उनका रिश्ता है, और वो रिश्ते जैसे आज हम जहाँ बैठे हैं, आज जहाँ भी हम जाते हैं, कोई नई जगह तो नहीं है हमारे लिए, हम कैसे भूल जाए। और फिर हमारा ये रिश्ता जो है, बहुत सारी चीजें हमको पिता से मिली हैं, तो मेरे वो लोग दोस्त नहीं हो सकते। अब मैं कैसे समझाऊं उनको, या कैसे बताऊं। आप पर एक और गंभीर आरोप है, आप हर चुनाव में हर बड़ा पद ले लेते हैं, लोकसभा, विधानसभा, महापौरी। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चुनाव में क्या, सभी चुनाव तो आप लड़े हैं। हाँ लड़े हैं ना, पार्टी ने लड़ा है, लड़े हैं। हमने विधानसभा मांगी थी, क्योंकि जब मैंने विधानसभा मांगी थी तो जो लोग भी दावेदार थे वो सारे के सारे फ्रेशर थे, मतलब कोई पहले से यहाँ पे ऐसा सेटल्ड नहीं था। अगर हमसे पहले कोई कांग्रेस के विधायक थे तो शहीद अहमद जी, ठीक है ना। शहीद अहमद जी की जब लास्ट 13 का चुनाव हुआ
तो वो तो लड़े नहीं थे, राजा राम जी लड़े थे। वो भी 10-12 हजार वोट से शायद उनका चुनाव भी पीछे था। तो पार्टी खोज रही थी सतना में कोई, और मैंने सतना मांगी। पार्टी के जो सर्वे थे, जो सोर्सेस थे, उन्होंने पता किया और ठीक है, दे दी पार्टी ने टिकट। कुछ लोग उसमें नाराज भी हुए, उस समय भी नाराज हुए। मैंने नहीं बोला कभी किसी से, कभी क्योंकि मुझे इतनी तो समझ है राजनीति में कि कभी किसी से इतना झगड़ा मत करो कि कभी मुलाकात हो या कभी बैठ के बात करनी पड़े तो आपको बात भी ना कर पाओ, संकोच लगे। तो अपना आत्मसम्मान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कई बार थोड़ा सा दूरियां बनाता था, दूरियां बना के रखता था, बस अपने हद तक रहता था। और आपको कभी आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो तो बता दीजिए। तो विधानसभा के बाद जब नगर निगम का चुनाव आया, भाई हमारा मकसद क्या चुनाव लड़ने का, पहले तो ये जान लीजिए। मुझे कोई प्रोटोकॉल इसलिए नहीं चाहिए कि मैं विधायक बना रहूंगा तो मेरी दाल रोटी चलती रहेगी। विकास, शहर का डेवलपमेंट, मेरे पास जो प्लान है, मेरे पास जो आइडिया है इस शहर के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा। जो मैं करना चाहता हूं अपने शहर के लिए, मुझे शहर से प्यार है, इस शहर ने मुझे पहचान दी है, यहां की गलियों में मैं पला बड़ा हूं। लाख बुराई कहें लोग, सतना ऐसा सतना वैसा, लेकिन मुझे सतना से प्यार है। मुझे दिल्ली मुंबई से प्यार नहीं, मुझे मेरे लिए पर्यटन भी यही है, मेरे लिए घर भी यही है, मेरे लिए सब कुछ यही। तो जब नगर निगम का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, पार्टी ने मौका दिया, सरकार बनी, और सरकार में रह के 1.5 साल में आज तक जितने फीते काटे जा रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, स्टेडियम हो, पार्क हो, तालाब हो, सारे मेरे प्रपोजल है। नहीं तो स्मार्ट सिटी का पैसा तो शहर में लगना ही नहीं था, वो तो शहर के बाहर लगना था। उसके लिए तो स्मार्ट सिटी जोन बनाया जा रहा था। अगर आपको ध्यान हो, पहले तो जमीन देखी जा रही थी कि स्मार्ट सिटी डेवलप करना है तो नई सिटी तैयार करना था। और वो अगर हमने नहीं किया होता उस समय श्री जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे नगरीय प्रशासन, और हमारे यहाँ आयुक्त थे जो अमरवीर सिंह। मैंने सबसे बातचीत करके एक प्रपोजल तैयार करा के कि भाई पुराने शहर में भी स्मार्ट सिटी के पैसे को खर्च करने की अनुमति मिले, ऐसा पत्राचार करिए, और वो हुआ। और फिर उसी से स्मार्ट सिटी के पैसे से पूरे शहर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, पूरे नई स्ट्रीट लाइटें लगी, बहुत सारे चौराहे बने, बहुत सारे पार्क में लगभग आप देख लीजिए बाउंड्री बन गई, लाइट लग गई, थोड़ा बहुत अच्छा काम हो गया, लोग पार्क की तरफ जाने लगे, है ना। तालाब आप देख लीजिए, तो आज उद्घाटन कर रहे हैं ना। अलग चीज उद्घाटन में मैं शामिल नहीं हूं, लेकिन उसके पीछे मैं हूं। ठीक, अभी आपने दिल्ली मुंबई का नाम लिया जी, तो ये किसकी तरफ इशारा था? आपने बोला कि मेरा मतलब शहर से है, मैं पला बढ़ा हूँ, मेरा दिल्ली मुंबई से कम वास्ता है। ये कहीं किसी तरफ इशारा तो नहीं, कोई तरफ इशारा। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग घूमने कहाँ जाते हैं, कुछ लोग घूमने कहाँ जाते हैं, कुछ लोगों का दिल्ली मुंबई कनेक्शन भी बहुत है, तो कहीं उधर तो इशारा नहीं है। कुछ लोग घूमने कहाँ जाते हैं, घूमने तो बहुत सारी जगह जाते हैं। हाँ, तो मैं घूमने कहीं नहीं जाता। आपने कभी मुझे घूमते हुए नहीं पाया। मेरे लिए घूमने की जगह अगर कोई है तो वो सतना ही है। अगर मुझे घूमना अच्छा लगता है तो अपने सतना में अच्छा लगता है। मतलब ये दूसरी तरफ इशारा नहीं था? नहीं, कहीं भी दूसरी तरफ इशारा नहीं था, आप ये मत सोचिए। विधानसभा चुनाव में आपने पहले चुनाव में शंकरलाल तिवारी जी को हराया, दूसरे चुनाव में आपने सांसद गणेश सिंह जी को हराया, तीसरे में किसकी बारी है? आप इसे ऐसा क्यों देखते हैं कि मैंने उन्हें चुनाव हराया? हम क्यों देखेंगे, यहां से लेके दिल्ली तक सबने देखा है। आपने हराया ही है, तब तो ये एक पहलू, ये आपकी भाषा हो गई। मेरी भाषा ये है कि मैंने चुनाव जीता। क्या वो हारे ना?
मैं कौन हारा इससे मतलब नहीं है, हारने वाला कौन है मैं उधर नहीं देख रहा हूं। आप क्यों अपने सर पे किसी को इतना बड़ा बना रहे हो? मैं अपने सर पे किसी को बहुत बड़ा रूप लेकिन बोझ नहीं रखता हूं। वो भी जनसामान्य है, मेरे जैसे, आपके जैसे, आम आदमी की तरह। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन या उनके प्रत्याशी जो भी होते हैं, है ना, वो क्यों अपने नाम पे वोट नहीं मांगते, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांगते? भाई अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लास्ट चुनाव लोकसभा, किसके नाम पे लड़ा गया? किसके नाम पे लड़ा गया? क्या प्रत्याशी ने अपने नाम पे चुनाव लड़ा? नहीं लड़ा ना। किसके नाम पे चुनाव लड़ा? तो आज ये जरूरत क्यों पड़ रही है? तो और उस व्यक्ति को, ठीक है, वो होशियार है, वो जानता है कि मुझे मेरे नाम पे वोट नहीं मिलेगा, तो किसके नाम पे वोट मिलेगा उसका नाम लो। वो तो चतुर आदमी है, ठीक है, उसने अपनी चतुराई से अपना काम निकाल लिया, सदन में पहुंच गए, चुनाव जीत लिया। ठीक, लेकिन विषय यह है कि उन्होंने अपने नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अपनी फोटो छोटी कर देते हैं पोस्टर में और किसी और की फोटो बड़ी कर देते हैं। फिर 5 साल तो अपनी बड़ी रहती है। अरे तो आप ये बताइए कि ऐसा जनप्रतिनिधि किस काम का जो 20 साल तक सत्ता में रहा हो, आज तक स्पेशल बजट, क्या भारत की सरकार में जब भी बजट बने, 20 बजट बने उनके रहते रहते, स्पेशल कोई एक प्रोजेक्ट आया है क्या सतना में, आसपास सतना संसदीय क्षेत्र में कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो बजट में शामिल हुआ हो? रूटीन के काम की बात कोई ना करे। रेल की पट्टी तो अंग्रेज बिछा के चले गए थे ना। आधुनिकीकरण हो रहा है उसका। आज तो उसकी भी जमीन तो बेच दी है। वो अब हो गए तो उनके हाथ में और सत्ता जाएगी तो कुछ दिन में पूरा देश बेच देंगे। रेलवे की भी एक जमीन बहुत सारी बिक गई है। सुना, हाँ, उसमें डेवलपमेंट के नाम पे गई है। उन्होंने एक नया तरीका निकाला है डेवलपमेंट का, विकास का, तो उनका डेवलपमेंट अब देश देखेगा, कर पाएंगे अगर तो। लेकिन मैं जो आपसे बताऊंगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कौन चुनाव हारा इससे मतलब नहीं है, हम चुनाव जीते। अभी लोकसभा चुनाव हम हारे, हमने मान लिया कि हम हार गए। कौन जीत गए इससे मतलब नहीं, हम हार गए ना। किसके कारण हार गए वो भी मुझे मालूम है, लेकिन क्या बोले, बोलने से कुछ हो नहीं वाला है क्या? हाँ, उसकी तैयारी जरूर कर रहे हैं। अपने दल की ओर इशारा है क्या? भाई हम जब आगे के चुनाव की तैयारी नहीं करेंगे, हार की बात करें तो अपने दल की ओर इशारा है क्या? हाँ भाई, हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं भाई, ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना। किसने हराया? किसने हराया, क्या हार गए ना, मालूम है ना हमें। कैसे हारे? हार गए, देख लीजिए सामने है। लक्ष्य क्या है वैसे आपका राजनीतिक? अरे ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मतलब इतना बड़ा प्रश्न है कि खुद को नहीं मालूम होता कि लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना जीवन में, वैसे वैसे लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। जब पहला लक्ष्य मिल जाएगा तब तो लक्ष्य बदलेगा। तो अभी लक्ष्य क्या है? हम तो सिर्फ जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, और जो हमारी विचारधारा है, जिसके कारण आज हम जैसे सामान्य परिवार के लोग, चाहे राजनीति के माध्यम से कहें या शिक्षा के माध्यम से कहें या लोकतंत्र के माध्यम से कहें, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक का जीवन तय किया, या हमारे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे देश में जिन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया। पहले सिर्फ 565 रियासतें थी और उतने ही लोग गिने जाते थे, मात्र कितने, 565 राजा और फिर उनके राजकुमार, फिर राजकुमार, फिर राजा, फिर राजकुमार, फिर राजा, राजा राजकुमार, उससे हम बाहर निकल के आए। ठीक,
कि आज हमारे जैसे हजारों लाखों लोग वहां से, तो उस देश को, उस व्यवस्था को, उस देश, ऐसे देश को बनाने वाले लोग, बनाने वाली विचारधारा, व्यवस्था, जो तरीके हैं, जैसे कि आप भाई संविधान नहीं होता, संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं होती, ये लोकतंत्र नहीं होता, तो क्या हम होते? क्या आप होते? क्या हमारे जो पेरेंट्स थे, या जो हमारे अगली आने वाली पीढ़ी है, जिनके लिए हम भविष्य के सपने देख रहे हैं, तो क्या होता? वो सपने होते? क्या नहीं होते ना। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने का कि भाई हमारा देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र और हमारा देश सुरक्षित रहे, पहला उद्देश्य तो यही है। उसी रास्ते पे काम चल। और अगर लोकतंत्र और संविधान का उपयोग गलत तरीके से हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए? आपने लक्ष्य नहीं बताया, बाकी सब घुमा दिया आपने संविधान में। और नहीं, तो लक्ष्य ही तो है हम लोग। आपने बोला बड़ा लक्ष्य है, तो मैं फिर आपके पास एक उदाहरण रख रहा हूं। शंकर लाल तिवारी जी 15 साल विधानसभा में बहुत कम इसलिए बोले कि हमको मंत्री बना दिया जाए। 5वीं बार सांसद बने हैं, उनका लक्ष्य है कि हमको केंद्रीय मंत्री किसी ढंग से बना दिया जाए। 5वीं बार के सांसद हैं, उनका भी लक्ष्य है कि किसी ढंग से एक बार केंद्रीय मंत्री बन जाऊं। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आपका लक्ष्य क्या है? आप कह रहे हैं बहुत बड़ा है, तो क्या मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य है? तो ये पदों का मामला नहीं है। मैं तो सिर्फ चाहता हूं हमारे कांग्रेस सरकार बन जाए। मैं अपने, जो भी हमारी सरकार बनेगा, जो भी वित्त मंत्री बनेगा, मैं कहूँ एक काम करो भैया, हमारे विधानसभा के लिए 5,000 करोड़ दे, हमारे 17 शहर को डेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ दो, और ये काम करने घोषित करिए बजट में आप। ये प्रपोजल है, ये लक्ष्य है भाई। अगर हमें अपना शहर बनाना है तो ये लो, ये लक्ष्य। हमारा प्रदेश बनाना है, शिक्षा का स्तर डेवलप करना है, हमें कोई भी काम करना है, हमें रोजगार देना है, तो कैसे देंगे? कैसे? भाई हमने जो जीवन चुना है, नौकरी करने के लिए नहीं चुना है, नौकरी दिलाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए चुना। कुशवाहा समाज के वोटरों पर मजबूत पकड़ होने के कारण आपको इतना महत्व दिया जा रहा, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, दो चीजें हैं, ये अपना अपना नजरिया है भाई। अगर आपने कभी गौर से देखा होगा कि राहुल जी बड़े डीप तक बात करते हैं, बोलते हैं, पहले उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आजकल सबको, बहुत सारे लोगों को राजनीति में मनोरंजन दिखने लगा है ना। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जो है, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है ना, पहले गांव में आपने देखा होगा कि सास बहू की लड़ाई का खूब मजा लेते थे, है ना। ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो बातें होती हैं, उसका लोग बड़ा वो लेते हैं, थोड़ा, है ना, मतलब उसे, हाँ ठीक है, हल्के से लेते, बहुत गंभीरता से लेते। लेकिन राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, बाद में लोगों को समझ में आता है, साल 2 साल बाद, कि यार हाँ यार, साल 2 साल बाद उनकी बात समझ में आती। मतलब आप सोचिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब आप कर क्या रहे हैं, पहले अपने आप को तय कर लीजिए। अभी आपका प्रश्न क्या था? कुशवाहा समाज के, है ना, वोटरों की मजबूत पकड़ के कारण ठीक आपको महत्व दिया जा रहा। मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ इसीलिए तो कुशवाहा तो बहुत लोग होंगे, विधायक भी हैं, बहुत सारे लोग होंगे, उनके संपर्क में नहीं होंगे। मैं सतना से राजनीति करता हूं, सतना से चुनाव लड़ा मैंने, तो क्या मेरा आधार सिर्फ कुशवाहा था?
नहीं था ना, मैंने कहा पहले आपको से कि मैंने अभी तक का जो सफर तय किया वो हमारा संबंधों में है, ठीक है ना, रिश्तों में है, प्रेम में है, विश्वास में। आप हमें किस नजर से देख रहे हैं, ये आपका नजरिया। कुशवाहा समाज की अपनी एक पहचान कब हुई, जब सुखलाल कुशवाहा सांसद बने, तब लोगों का दिमाग है कि यार ये भी कोई एक प्राणी है जो लोकतंत्र में इतनी समझ रखते हैं। उसके पहले तक कुशवाहा समाज की जो पहचान थी वो एक साधारण किसान की थी या नॉन पॉलिटिकल कम्युनिटी की थी। आज आप जातिगत सर्वे, जातिगत बातें करते हैं, तमाम चुनाव में बड़ा सरल काम है, सबसे सरल काम है जातिवाद की राजनीति करना या किसी व्यक्ति को ये बोलना कि हमारी जाति में खतरा है या हमारी जाति के खिलाफ ये है या ये है। वैचारिक बातें कोई नहीं करता। हमारी विचारधारा क्या है, हमारे जो रिश्ते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस लीडर से नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सिर्फ जाति के नहीं है, वैचारिक है। अगर मेरे रिश्ते कमलनाथ जी से हैं तो विचारधारा के कारण, मेरे रिश्ते अगर दिग्विजय सिंह जी से हैं तो विचारधारा के कारण, मेरे रिश्ते अगर राहुल जी से हैं तो विचारधारा के कारण, मेरे रिश्ते अगर यहाँ पे कोई भी, आज हमारे अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, भाई हमारे सीएलपी लीडर हैं, तो उनसे रिश्ते हैं विचारधारा। जिनकी विचारधारा मैच नहीं खाती तो चाहे पार्टी के अंदर हो या बाहर, उनसे अलाइनमेंट सेटिल नहीं। अब विचारधारा कांग्रेस की तो स्पष्ट है ना भाई, राहुल जी संविधान लेके बात कर रहे हैं ना, समानता की बात कर रहे हैं ना, हक अधिकार की बात कर रहे हैं ना। अब कांग्रेस के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को किसी का हक ही नहीं देना चाह रहा, किसी को वो संविधान पसंद ही नहीं है, उस संविधान में भी उसे जातिवाद दिखता है। भाई बाबा साहब ने बहुत सारे लोगों को जातिवाद दिखा, जाति दिखी, उनका ज्ञान नहीं दिखा। ठीक, ऐसे लोग हैं ना देश के अंदर जिन्होंने संविधान को जला दिया, जिन्होंने तिरंगे को तिरस्कार किया, ऐसे लोग भी हैं ना, सालों तक करते रहे। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र जड़े जमाता गया, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर देश में बढ़ता गया, आज वही लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मजबूर कर दिया कांग्रेस ने। तो वो विचारधारा का मामला है। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन लोग समझदार हो जाएंगे, जिस दिन देश को समझ जाएंगे, संविधान को समझ जाएंगे, अपने आप कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस के अंदर एक वो माहौल आपको दिखने लगेगा। जाति से ही जुड़ा हुआ एक मेरा अगला प्रश्न है आपसे जी। आप पर एक गंभीर और आरोप लगाया जाता है लगभग हर चुनाव में कि आप स्वजाति वोटरों का सौदा करते हैं। एक आदमी कोई खड़ा तो करिए, खरीदार कोई हो, है क्या? कोई एक खरीदार खड़ा तो करिए। आरोप है, कोई कुछ भी लगा देता है। आरोप लगाने के लिए तो क्या क्या नहीं लगा जाते हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी पे आरोप लगे। मैं तो एक दिन पीसीसी के अंदर बैठा था, पत्रकार वार्ता हो रही थी और किसी न्यूज में चल रहा था सिद्धार्थ कुशवाहा भाजपा में शामिल। किसी ने मुझे लिंक भेजी मोबाइल में, वहीं बैठा हूं, पीसी में बैठा हूं, सामने सैकड़ों पत्रकार हैं पीसीसी के अंदर, और लिंक भेजी। तो क्या है, कुछ लोगों को, जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं ना, जिनको ज्ञान का अजीरन होता है, बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान का अजीरन होता है। भाई मैं एक चीज कहता हूं, जिसको डायबिटीज है वो तो ठीक है, मान लिया डायबिटीज आदमी। जिसको डायबिटीज नहीं है तो क्या वो अमर है? मरेगा तो वो भी ना है कि गैर डायबिटीज का आदमी अमर है, नहीं है ना? ठीक, तो ऐसे ही कुछ लोगों को ना ज्ञान का अजीरन, उसे ये लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी और वो षड्यंत्र करता रहता है। और जब वो करता रहता है ना, एक दिन उसी के ऊपर आगे बढ़ती हुआ। आज वही षड्यंत्र उसी के सर पे भारी पड़ रहा है जिसने ये षड्यंत्र
रचे हैं। ये जो हर बार, ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 20-25 साल से ठीक ना, हमेशा सुखलाल कुशवाहा जी पे भी ये आरोप लगते थे, ठीक। जबकि उन्होंने कितनी मदद अपनी दोस्ती यारी में की है। उन्होंने अपना दल बना के चलाया है। उन्होंने चंदा मांगा है तो छुट्टा मांगा है ना, कि मुझे चंदा चाहिए, चुनाव लड़ना है, मुझे चंदा चाहिए, अपने समर्थकों से मांगा है, अपने कार्यकर्ता से मांगा है, अपने परिवार से मांगा है, अपने रिश्तों में मांगा है। वो कभी किसी के ब्लैकमेल करके नहीं, ठीक। और कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो चंदा नहीं लेता? आप मुझे स्पष्ट बताइए ना, कौन सा नेता है? नहीं, सभी लेते। कौन सा नेता, मतलब जो सबसे धनवान नेता हो देश के अंदर, वो भी चंदा मांग के चुनाव लड़ता है? तो इसकी बात कर लो, क्योंकि ये सार्वजनिक काम है और लोग सहयोग भी इसीलिए करते हैं, लोग सहयोग भी इसीलिए करते हैं कि वो सार्वजनिक काम है। अब जिनको क्या होता है कि राजनीति की गहराइयां नहीं मालूम है, विचारधारा नहीं मालूम है, रिश्ते संबंध के दम पे वो राजनीति नहीं कर रहे, और जिनका शौक है कि मैं विधायक बन जाऊं, जिनका शौक है कि मैं सांसद बन जाऊं, मेरे नाम के आगे सांसद विधायक नाम लिख जाए, तो वो उनका नजरिया यही रहेगा। अभी आपने बीजेपी की बात की, लगभग दूसरी बार आप विधायक हैं 10 सालों में, 10 बार ऐसी चर्चा उठी है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने बताया तो आपको, इसके पीछे क्या आखिर षड्यंत्र है ना, जो लोग लड़ नहीं पा रहे वो ऐसे बदनाम कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू कम हो जाए। वैल्यू तो बढ़ी है। ये भी मैंने सुना है कि 35 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर था आपके पास। इससे ज्यादा क्या चुके? इससे ज्यादा क्या चुके? यस सर, इससे ज्यादा क्या चुके? मतलब ये मैंने जो सुना ये छोटी है। उस समय का रेट यही रहा। अच्छा, उस समय का रेट यही था। जिले में कांग्रेस को मजबूत कैसे करेंगे? अपन वापस लौटते हैं अपने संगठन पे। जिस दिन हमारे लोग, वैचारिक लोग संगठन से जुड़ जाएंगे, उनको संगठन में महत्व मिलेगा, संगठन से जिम्मेदारी मिलेगी, तो यही कांग्रेस आपको और ताकतवर दिखने लगेगी। प्रेम की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। कई पार्षद कांग्रेस छोड़ के गए हैं, इसकी कोई खास वजह? लोग लालच। मोहल्ले में जाके उनसे पूछ लीजिए, मोहल्लों में जाके पूछ लीजिए। अब वो अपने वार्ड को स्विट्जरलैंड बना रहे हैं कि दुबई बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बाइट तो ही देते थे, विकास के नाम पे जा रहे हैं, है ना। अब कौन सा विकास किए हैं, अब उन्हीं से पूछ लीजिए। तो विकास जनता का, क्षेत्र का कर रहे हैं कि अपना विकास कर रहे हैं? भाई हमने तो देखिए क्या है, हर स्तर पे काम किया ना, हमने तो बनाने का काम किया ना। अभी तक के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के पहली बार 19 पार्षद जीत के आए थे नगर, ठीक ना। तो हमने लोगों को जोड़ा था। बहुत क्या होता है चुनाव में, हम हमारी मदद आपने भी की, आपने भी की, आपने भी की, आपने ऐसे करके हजारों लोगों ने मदद की, तो हम चुनाव जीते। तो हम एक आदमी को तो महत्व नहीं दे सकते। मुझे तो ये गुमान नहीं होना चाहिए ना कि मैं अपने दम पे चुनाव जीता हूं, है ना। तो जब क्या होता है, कई बार लोग निर्णय ले लेते हैं जीतने के बाद, हारने के बाद उन्हें कोई पूछता नहीं। बहुत सारे विधायक जब विधायक थे कांग्रेस में, अक्सर सदन में मिलते थे, कहीं मीटिंग में, बैठक में साथ बैठते थे, बढ़िया गपशप बातचीत होती थी। लेकिन जब वो गए पार्टी छोड़ के और जो हार गए, अब जब वो मिलते हैं ना, तो नजरें मिला के बात नहीं करते। विधायक थे, सम्मान था, एक हैसियत थी। ऐसे बहुत सारे साथी। तो क्या होता है कि होते हैं कुछ ना, मतलब वो किसी के बहकावे में बिना सोचे समझे जब कोई निर्णय ले लेता है, तो फिर वो उसके लिए बस नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के लिए भारी हो जाता है। लेकिन पार्षदों के पीछे एक बात और आती है कि आपका कम्युनिकेशन कनेक्शन नहीं रहता, गैप बना कर चलते हैं आप। बिल्कुल नहीं, हमारा घर दरवाजा 24 घंटा खुला है, ऑफिस खुला 24 घंटा, फोन खुला 24 घंटा। एक पार्षद बोले ना, वो उनकी सक्रियता की बात है ना।
हमारे पार्षद हैं, हमारे वार्ड के पार्षद हैं, मैं उनको अपने पीछे पीछे घुमाऊं क्या? नहीं ना भाई, आप काम करिए, आप वार्ड में रहिए, मोहल्ला देखिए, आप रोड की, नाली की, बिजली की, पानी की व्यवस्था देखिए। कोई आता है तो मैं उनके पास देखता हूँ, अगर उनको लगता है कि मेरे बस में नहीं हो रहा, अगर वो मेरे पास, मैं आयुक्त से बात करता हूँ, संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ, विभागों में बात करता हूँ और समस्या निराकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे लोगों ने विधायक बनाया तो मैं सदन में नहीं जाऊंगा क्या? अगर विधानसभा चल रही है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी है, तो मैं भोपाल में नहीं रहूंगा? भोपाल में कोई मीटिंग अगर आहूत हुई है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा क्या? पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी दी है क्या, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्या? और फिर फोन, आज के समय में कोई कहे कि मिलते नहीं, जबकि फोन का जमाना, 24 घंटा मोबाइल से संपर्क, मोबाइल से संपर्क। भाई आज आपके अपने निजी जीवन बदल गए। पहले घर जाके पता चलता था कि अब सब्जी लेने जाना, अब शाम को घर पहुंचने के पहले घर से फोन आ जाता है कि सब्जी लेते आना। हो गया कि नहीं हो गया? आज से 20 साल पहले जब हम घर पहुंच जाते थे तो घर में पता चलता था कि ये चीज नहीं है, जाओ, तो फिर दोबारा बाजार आते थे। और अभी क्या होता है, शाम को 4-5 बजे फोन आ जाता है कि घर में जब आना तो ये चीज लेते आना। तो वो दौर है अब तो, उसके बाद भी ये शिकायत कर रहे हैं लोग, तो फिर क्या करें? विधायक रहते हुए आपने सतना विधानसभा के लिए क्या विकास किए, क्या प्रयास किए? वो मैंने पहले बताया, मेरा शहरी क्षेत्र है, फर्स्ट टाइम आज तक ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज, जो छोटी छोटी चीजें हैं, किसी गांव में सड़क है, किसी गांव में स्कूल है, किसी गांव में कोई रोड है, कोई अस्पताल है। अकेले माधवगढ़ ग्राम पंचायत में 2 करोड़ के काम हुए, अकेले माधवगढ़ ग्राम पंचायत में। माधवगढ़ हमारे सतना जिले का सबसे ऐतिहासिक गांव है कि नहीं? हिस्टोरिकल, सबसे पुराना प्राचीन विद्यालय वहीं पर है। सतना के लोग माधवगढ़ पढ़ने जाते थे, ठीक। वहां अस्पताल नहीं था, सबसे बड़ी आबादी अकेले माधवगढ़ में, आसपास के लोग भी, बाजार है, एक छोटा बाजार है माधवगढ़ का, वहां अस्पताल बना। ऐसे ही कुआं गांव, ऐसे ही पतौड़ा गांव, ऐसे ही हमारा बिरौली है, हमारा अपना खुद का सिजाटा, बिलाटा। फिर हमारे शहर में आइए तो कितने, आप वेंकटवन में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, मेरे ख्याल से जितने में स्ट्रांग रूम वगैरह नई बिल्डिंग भवन बना, अगर आप उसे जाके देखें तो पता करिए कब बना, किसके प्रपोजल से बना। हाँ, उद्घाटन करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है शिला पट्टिका में भी नाम ना लिखवाया हो। तो अगर मैं नाम ऐसे गिनाऊंगा आपको पिछले इन 5-6 सालों में, तो जो प्रपोजल हमने बनाए, और भाई कुछ प्रपोजल ऐसे भी रहे होंगे जो शंकर लाल जी ने दिए होंगे, वो बने होंगे, है ना, बनने में 1-8 साल 2 साल जो समय लगता है। कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने भी की होंगी विधायक रहते हुए, ऐसा तो है नहीं कि कुछ किया नहीं हो, कुछ ना कुछ तो किया होगा, हमने भी किया है। क्योंकि सतना शहर में निर्माण एजेंसी कई जगह, नगर निगम, कई बड़े काम। अब ये बताइए कि जैसे दादा सुखवंत सिंह स्टेडियम आज रेनोवेट हुआ, तो उसमें रोज रील आती है, फोटो आती है, मेयर जी ने ये किया, मेयर जी ने वो किया। ठीक है, उनके कार्यकाल में बना है और वो मेयर है तो उनका अधिकार है भाई, उनके समय पे तो उनके नाम के साथ जुड़ेगा, लेकिन मेरे साथ भी तो जुड़ेगा, मैं भी तो विधायक हूं, कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा कि जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना? जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं जुड़ेगा वो। वजह? अरे आप दूसरे का, भाई का हिस्सा खाने वाले लोग, भाई का हिस्सा खाने वाले लोग ईमानदारी से किसी का हिस्सा देंगे? हैं? जो दूसरे की संपत्ति हड़प के बैठ जाए। नगर निगम में पहली बार पोस्टर लगे बकायेदारों के, है ना, लगे ना। ये कौन सा दिमाग था, खुद का नाम क्यों नहीं चढ़ाया? वो भी बकायेदार है, करोड़ों रुपए बकाया है इंडस्ट्रियल एरिया का, नगर निगम के लाखों, मतलब कई लाख, 60-70 लाख रुपए, ठीक, खुद का नाम नहीं चढ़ाया।
कितनी शासकीय भूमि उनके नाम पे उन्होंने कोर्ट से स्टे फिस्टे करके कैसे उनके नाम पे हो गई। कोई पैतृक संपत्ति तो नहीं थी उनके पास, या तो खरीदी होगी या तो किसी तरह मैनेज किया होगा। कैसे किया भाई? पैतृक संपत्ति की हैसियत तो सबको सबकी मालूम है ना भाई। मेरे पिता की हैसियत आपको मालूम है कि नहीं मालूम? सार्वजनिक जीवन है, ऐसे सबकी पैतृक संपत्ति की हैसियत सबको मालूम। आज कहां से आ रहा है सब कुछ अचानक से? तो वो कैसे हम लोगों को ये श्रेय लेने देंगे? वो तो जनता देगी भाई। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग कहते हैं भाई मेरा काम है सदन में बोलना, मैं सदन में अपनी बात रखता हूं और हर बार नगर निगम हो या ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जो भी विभागीय मामले हैं, मैं हर बार प्रश्न उठाता हूं, हर बार। सीवर का प्रश्न आपने उठाया था, बिल्कुल। उसमें उत्तर क्या आया? उसमें उत्तर आया, बताया तो था कि सीवर लाइन में रेस्टोरेशन की जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं है, उसके लिए अलग से टेंडर होगा। ऐसा कभी हुआ? ऐसे टेंडर डिजाइन किए गए, रेस्टोरेशन के लिए अलग से टेंडर होगा। डिजाइन में एक शर्त नीचे अलग से लिखी हुई है जी कि रेस्टोरेशन अगर आप चाहें तो दूसरे से करा सकते हैं, क्योंकि उसी ठेकेदार का जो बजट था वो ज्यादा था और जो गुणवत्ता थी वो सही थी। बहुत सच्ची थी, बहुत ही थी। तो इस कारण चेंज किया गया कि हम उससे नहीं करवाएंगे, हम लोकल से करवाएंगे। देखिए असल में क्या है, हमारा जो शहर है यह हमारी पूरी सरकार ही ठेके पे है, ठीक? अकेले शहर का दोष नहीं है। जैसे सैनिक स्कूल का विद्यार्थी होगा तो अलग उसका स्वभाव होगा, है ना? और हिंदी मीडियम का विद्यार्थी होगा तो अलग होगा, अंग्रेजी मीडियम सीबीएसई का अलग, आईसीएसई का अलग। तो ये जो सरकार है ना, ये कौन से स्कूल की सरकार है? कौन से स्कूल के विद्यार्थी से चला रहे हैं? जो आरएसएस की पाठशाला से पढ़ के आए। और आरएसएस की पाठशाला में ही सिखाया जाता है प्रचार करना, विचार करना नहीं सिखाया जाता। क्या? प्रचार करो बस। तो वो प्रचार कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि इसका फायदा है कि नुकसान। इससे हमारी अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, अगर हमारा देश खत्म हो जाए। आज कहीं कुछ पहुंचा हो ना पहुंचा हो, अवैध शराब पहुंच रही है हर जगह। आप भी इसके भुक्तभोगी होंगे। मैंने अपनी तरफ से कई बार कहा कि भाई अवैध शराब रोको। फोन लगाया, थानेदार को बोला, एसपी को भी बोला, आबकारी वालों को भी बोला, सबको बोला। और आज तक मैंने विधानसभा प्रश्न भी लगाया था शायद कि जो जैसे हिस्ट्री सीटर आप अपराधी होते हैं, आप उनको जिला बदल कार्रवाई कर देते हैं, और जो बार बार अवैध शराब का कारोबार कर रहा है और बार बार पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? उसको जिला बदल क्यों नहीं किया आपने? मतलब वो जाए कोर्ट से जमानत करा ले, फिर आ जाए, फिर अगले दिन काम शुरू। इस पर तो मैंने एक और गंभीर आरोप लगाया था कि अगर कोई देखना चाहे तो अवैध शराब के जो अड्डे हैं उनके आसपास जो सीसीटीवी हैं, अगर उनको चेक करवाया जाए तो पुलिस वहां दिन में 4 बार सलाम करने जाती है। यस सर, उनकी सलामी देने जाती है। क्या कह रहा हूं, उनकी स्मगलरों को सलामी देने पुलिस जा रही है। अरे सर, सलामी देने जा रही है। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री का भाई सबसे बड़ा शराब ठेकेदार है, सबसे बड़ा। आप कभी उज्जैन तरफ जाइए, पता करिए, बात है, वहां आसपास 2, 4, 6 जिले में सारे ठेके उनके हैं, सारे ठेकों में हिस्सेदार है, जानकारी है। ठीक। तो फिर वहां पे तो साला कौन कौन सलामी ठोकने जाता होगा? चलिए, सतना शहर किस ढंग से स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है आपकी नजर में? देखिए 2-3 चीजें बहुत बेसिक हैं जो शहर की मूलभूत व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, शासन की तरफ से होनी चाहिए। वो है सुरक्षा, सबसे प्राथमिकता कि वहां का निवासी
अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वहाँ के लोगों को अगर शासन स्तर पे ही ऐसी व्यवस्था बना के दी जाए कि लोगों को रोजगार करने का, रोजगार को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म मिले, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समय समय की जरूरतों के हिसाब से डेवलप होता रहे। ऐसा ना हो कि एक ही सड़क को बार बार खोदो और बार बार बनाओ, बार बार खोदो और बार बार बनाओ। आप चूंकि ठीक है, पुराना शहर, पुराना व्यवस्थाएं, हमारे देश की जो स्थितियां थी, जो हमारे पास बजट था, हम तुलना तो ठीक है कर लेते हैं बड़ी बड़ी जगहों से, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों ने भी पंजी दस्ती देखी है, और आजकल के बच्चों को पंजी दस्ती तो पहचानते नहीं है, बाजार में उसका कोई मोल नहीं है ना। तो पंजी दस्ती से अब बचपन कहाँ निकल गया? 200-500 में कितने गुना अपग्रेड हो गया बचपन। भाई मेरे ख्याल से आपके समय में भी आपने घर में पंजी दस्ती आपको मिली होगी कभी, है ना? आपने मांगा होगा अपने पेरेंट्स से, तो उन्होंने आपको दिया होगा, ठीक है जाओ, है ना। आज का जमाना कहाँ पहुंच गया? 200 और 500 में कितने गुना चेंज हो गया, कितने गुना अपग्रेड हो गया पिछले इन 30-40 सालों। तो हम बार बार अगर पुरानी बात करते हैं, अगर पुरानी ही करना है तो फिर 100 साल पहले की बात करो। 100 साल पहले क्या था आपके पास? 100 साल पहले तो हमारे पास अपनी जमीन का पट्टा तक नहीं था, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे, कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। कोई भी आता तो 2 चाटा मार गया, चल भाई बेटा, जो मसल पावर जिसके पास था, जिसकी तलवार और लट्ठे में ताकत थी, वो कब्जा कर लेता था। कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आज कमजोर से कमजोर आदमी, अगर कोई बीमार भी है, कोई अपाहिज भी है, तो उसे संविधान वो ताकत देता है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति, उसका भविष्य सुरक्षित है। तो हमारे जो शहर की जो मूलभूत समस्या आजकल ये हो गई कि अधिकारियों का अफसर राज हो गया। जिस संपत्ति को आप धार्मिक मानते थे, आज वो संपत्ति बेची जा रही, लोग आवाज उठा रहे हैं, ना यहाँ का प्रशासन सुन रहा, ना शासन सुन रहा। आज यहाँ का आदमी डरा हुआ है कि हमारी जमीनें कब हड़प ली जाएंगी। पैसे का लोभ लालच इतना ज्यादा हावी हो गया है कि कोई कुछ भी करने की तरह। भाई जो बड़े अफसर होते हैं, कई बार वो तो नौकरी करने के लिए परीक्षा देते हैं कि हमें नौकरी करना है। उनको कौन सा लगाव है सपना, उनको कौन सा बसना है यार। उन्हें तो बस ये है कि नौकरी कर रहे हैं, जो शासन ने अधिकार दिए हैं उसका उपयोग करके कुछ मोटी रकम इकट्ठा कर ले और चलो निकलो। 3 साल बाद तुम कुर्सी बदली जाती, नियम ही। तो अफसर राज इतना ज्यादा हो गया है कि शहर हमारा कुछ कुछ उससे भी खराब हुआ है। आज अकेले भाई हम आप अगर चाहें कि भाई अवैध शराब कि वो रोक दें, तो क्या रोक पाएंगे? शायद हमारे पास अधिकार नहीं है, रोकने जाएंगे तो विवाद होगा। लेकिन एक अधिकारी अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो एक भी अवैध शराब नहीं बिक सकती, एक अधिकारी के स्ट्रिक्ट होने से। उसके पास अधिकार है, पावर है, उसके कलम में ताकत है, लेकिन वो कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा है? ये प्रश्न खड़ा था। क्यों नहीं कर रहा है, ये प्रश्न खड़ा होता है। उसी तरह राजस्व के मामले में तो आज हमारे जो शहर का ग्राफ गिर रहा है, तो एक बड़ा कारण है। शहर में एक समस्या और आ रही है, पलायन बहुत तेजी से हो रहा। शिक्षा का पलायन, पढ़ने लोग बाहर जा रहे हैं। स्वास्थ्य का पलायन, इलाज चाहिए तो बाहर जा रहे हैं। व्यापार का पलायन हो रहा। बेरोजगार हैं, वो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। देखिए, हाँ, हमेशा से रहा है कि पलायन के मामले में पहले भूमिहीन लोग पलायन करते थे, जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, जिनके पास गांव में काम करने के लिए काम नहीं होता था, तो लोग बेचारे अपना गांव छोड़ के
किसी न किसी शहर में चले जाते थे, जहां रोजी रोटी मिल जाए, जहां व्यवस्था जम जाए वहीं पे जम गए। कुछ शिक्षित लोग थे जिनके पास शिक्षा थी और वो खेती नहीं करना चाह रहे थे, कुछ ऑफिस वर्क या कुछ दूसरा काम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने नौकरी का रास्ता चुना, तो नौकरी के कारण पलायन हो गया। आज आप देखिए दिन प्रतिदिन हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन शहर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन गांव खाली होते जा रहे हैं। तो जितना तेजी से सतना के लोग बाहर जा रहे हैं, उतना ही तेजी से गांव के लोग सतना आ रहे हैं। और ये जो सरकार को पब्लिक को व्यवस्थित करने की चिंता जो शासन स्तर पे होनी चाहिए, उसकी चिंता पे उसकी सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं। जब हम लोग बात करते हैं कई बार किसी अधिकारी से या किसी संबंधित व्यक्ति से कि इस समस्या को थोड़ा सा देखिए, तो उस समस्या की तरफ वो गंभीरता से कभी बात नहीं करते। मतलब 6 साल तो मुझे भी हो गया विधानसभा हाउस के अंदर जाने के बाद, लगातार काम बड़े बड़े अफसरों और अधिकारियों के जो हाव भाव मैंने देखे, जनहित का कोई मामला वहां है ही नहीं। वो तो कहिए कि कुछ कानून बना दिए गए थे पहले, तो उन कानूनों का पालन हो रहा है, जिनके कारण एक पाइपलाइन बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ देश का, वो चल रहा है ऑटोमेटिक। हाथ बंधे हैं उनके, हाथ बंधे हुए कैसे वो छेड़ नहीं पा रहे, लेकिन उसमें वो छन्ना लगाने की कोशिश करते रहते समय। और जब भी जैसे कई बार हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं रोजगार के लिए, और फैक्ट्री के अंदर वो लोग, मैं उनको कई बार चिट्ठी लिख के देता हूँ, अच्छा चले जाना, मैं सिफारिश पत्र लिखता हूँ भाई इनका इंटरव्यू योग्यता के अनुसार इनसे बातचीत कर लें, देख लें और इनको मौका दें। तो वो जब लौट के आके बताते हैं कि भैया गेट के अंदर ही नहीं जाने दिया, वहां का जो चौकीदार है अंदर जाने नहीं दिया। तो फिर मैं उसकी चिट्ठी लेता हूं, फिर अपना आदमी भेजता हूं, फोन लगाता हूं, तो वो चिट्ठी अंदर तक पहुंचती। मतलब कलेक्टर के यहाँ चिट्ठी देना आसान है, लेकिन बिरला में, प्रिज्म में, मैयर सीमेंट में, केजीएस में, प्लांट के अंदर आम आदमी घुस भी नहीं सकता। ये अधिकार इन प्लांट वालों को किसने दिया? शासन से ही तो मिला ना संरक्षण। भाई या तो तुम अपना ऑफिस बाहर ले आओ भाई, या तो अपना ऑफिस ही बाहर ले आओ, या तो लोगों को अंदर जाने का मौका दो। भाई जो आपने पीआर डिपार्टमेंट बनाया है, काहे के लिए बनाया है, किस काम के लिए बनाया है? आज ये लिमिटेड कंपनियां हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उनके ठेके किनको मिलते हैं? लखनऊ के आदमी को मिलता है, गाजियाबाद के आदमी को मिलता है, तो ये हमने कहा गुड़गांव के आदमी को मिलता है। धूल धुआं ट्रैफिक दबाव सब हम लोग तो पलायन स्थानीय मिलेगी है ना। वही तो। अब ये बताइए हमारे यहाँ का बी होल्डर लड़का यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, उसको यहाँ गेट के अंदर नहीं जाने मिल रहा। नहीं, ये व्यवस्था किसकी बनाई हुई? मैंने तो आंदोलन किया था ना प्लान के खिलाफ। मुझे क्या कहा गया, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए गए? अगर वो आंदोलन नहीं होता ना, तो हजारों मजदूरों को ये फैक्ट्रियां निकाल देती। उस आंदोलन कारण डर गए और कम से कम वो लोग आज सुरक्षित। हाँ, परमानेंट कर नहीं रहे हैं, नियमित कर नहीं रहे हैं। ठेका प्रथा इतनी हावी हो गई है, इतनी ज्यादा आउटसोर्स प्रथा हावी हो गई है कि अब किसी का उस मतलब वो नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन क्या यही रहा कि मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं कि वो ठेकेदार हमें कम। तो आउटसोर्स वगैरह तो सरकारी में, नगर निगम वगैरह में लागू कर दिया गया। किसकी देन है ये? देन किसकी? यही तो पलायन का कारण है, यही पलायन का कारण है। भाई हमारे, हमको ध्यान है, हमारे गांव में कम से कम 10 लोग ऐसे थे जो टीचर थे, शिक्षक थे। कोई इस अपने गांव में पढ़ाता था, कोई बगल के गांव में पढ़ाता था, कोई कहीं पढ़ाता था, कोई आसपास के गांव में उनकी पोस्टिंग होती थी। वो आदमी टीचर रहते हुए अपना फैमिली प्लानिंग करता था कि भैया इतनी तनख्वाह मिलती है, इतने में 2 पैसा लोन लेके 2 कमरे का घर बना लो,
बच्चे बच्चे की शादी कर लो, बच्चों को पढ़ा लिखा लो, और वो 30-40 साल तक में ये सारी चीजें कर लेता था, सेट हो जाता था। 40-45 साल तक की मतलब है ना, पढ़ाई लिखाई घर वर बन जाता था। अभी क्या स्थिति है, 35 साल तक बच्चे शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ ही नहीं सेट हो पा रही। आप देखिए ना, 35-35 साल तक के लोग नहीं कर पाए, मतलब उनके माता पिता जब दबाव बनाते कि मैं मरने वाला हूं, अब तो शादी कर ले, तब जाके बच्चे शादी कर। इसका हल क्या है? सरकार को इसमें गंभीर भाई, अगर सरकार अपने देखिए, पहले अगर मान लीजिए वो टीचर को गांव में नौकरी नहीं मिली होती तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करता है, गांव छोड़ता, चला जाता मुंबई मजदूरी करने, चला जाता दिल्ली मजदूरी करने, ठीक। लेकिन उस समय की सरकार ने उनको वहीं नौकरी दे दी, वहीं जॉब दे दी, वो गांव में ही, गांव से ही अपना काम भी कर रहे हैं, परिवार भी उनका सुरक्षित। अगर वहीं पे ये रोजगार भाई, ये आउटसोर्स खत्म कर दें तो कितने पद हैं आपको आउटसोर्स में प्रदेश में, आपको अंदाजा लगाइए। 10 लाख से ज्यादा, कितने आउटसोर्स में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं पूरे एमपी में। यस, अगर वो 10 लाख लोगों को परमानेंट जॉब मिल जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी उनके गांव में, तो 10 लाख फैमिली कितनी होती है? अकेले बिरला फैक्ट्री में 1000 आदमी काम करता है, एक बिरला में। प्रिज्म में भी ऐसे 1000-1500 लोग काम करते होंगे, जेपी में भी ऐसे करते होंगे। तो हमारे आसपास सतना जिले की सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रियों में कम से कम 10,000 लोग हैं जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। अगर वे परमानेंट जॉब हो जाए तो कितने परिवार सुरक्षित हो जाएंगे? तो आखिर इनका शोषण और दोहन क्यों किया जा रहा? सरकारें करवा रही हैं भाई, सरकारें। है? भाई यही तो बॉन्ड सिस्टम है ना, क्या पॉलिटिकल बॉन्ड क्या कहते थे, ठेका लो बॉन्ड दो, बॉन्ड दो ठेका लो, क्या था? तो भाई राहुल जी ने जो बोला है ना, जो उन्होंने अडानी के लिए बोला, अंबानी के लिए, उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है। उन्होंने तो यही बोला कि अडानी और अंबानी परमानेंट जॉब कहां दे रहे हैं, वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है चैरिटी करना, तो गवर्नमेंट भी बिजनेस करने लगी। गवर्नमेंट का काम भी तो भाई चैरिटी करना है कि नहीं? सतना में एक शहर के हृदय स्थल में जगतदेव तालाब है। इसमें सरकारी निर्माण के लिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट से स्टे है और प्राइवेट बिल्डिंगें रोज तनी जा रही हैं। अब एक ही बात को क्या बोलूं भैया, बार बार कौन चला रहा प्रशासन? हम बार बार अगर हम सिर्फ नगर निगम की बात करेंगे तो जिला प्रशासन, अरे अफसर साहिब आपको क्या कराना है बताइए ना, आपको कराना क्या है? आपको जो काम कराना हो उसके रेट फिक्स बस। अब आप भाई क्या, अपन थोड़ा शब्दों की मर्यादा भी रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई ये कहे कि भाई उसमें कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिनके कारण सिस्टम चल रहा है, तो हम सबको तो एक साथ नहीं तोल सकते हैं। लेकिन बहुत से काम के रेट, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सरकारी पावर था। तो सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, अधिकार भी होता है। आज वो लोग सतना में कितना बड़ा बड़ा कारोबार कर रहे हैं, जितना बड़ा व्यापारी है कारोबारी नहीं कर रहा है, वो एक कर्मचारी कर रहा है ना। कितने ही लोग, नाम तो आपको भी मालूम होगा, यहाँ पे बोलना तो ठीक नहीं। कितने लोग थे सरकारी कर्मचारी और वो हो गए कारोबारी। कितने बड़े बड़े, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब उनकी ग्रोथ अंबानी से भी ज्यादा है। जो हमारी अंबानी की ग्रोथ है
अगर उस पैमाने पे जाएगी तुलना में तो उनसे ज्यादा है। चलिए एक अंतिम प्रश्न और आपसे कर लें, बहुत समय दिया आपने। मेरी पत्रकारिता पे क्या राय है आपकी? देखते हैं कि नहीं देखते? देखिए, मैं कभी, हालांकि स्वभाव में नहीं है जज करना, बहुत बहुत मैं जजमेंट नहीं सुनाता हूँ। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि उसकी मदद कर दूँ जो मुझसे मदद मांगने आया है, और सही गलत जरूर थोड़ा सोचता हूँ इसका असर क्या होगा। गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, चीज सही है कि नहीं, ऐसे कई बार होती है। और कई बार ऐसा होता है कि रात में बिना खाए भी सोना पड़ता है ना। आदमी सोचता है कि हमारे कारण किसी की नींद खराब ना हो। तो जो पत्रकारिता का नया मापदंड है, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, आप अपने अपने बारे में मुझसे पूछना, जानना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आपकी जो पकड़ है, आपकी जो जानकारी है, पॉलिटिकल गॉसिप तो ठीक है, एक अंग है समाज का, ठीक है। और भी कुछ नई चीजें, जैसे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स आपको देखना सुनना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजें, वैचारिक चीजें, जैसे बहुत जगह चलता है, मैंने देखा है कि लोग उस पर भी चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा उसमें आपके उसमें काम के उसमें उसको भी आपको लेके चलना चाहिए। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा भूगोल है, और जो हमारी, जो मैंने अभी छोटी सी बात की कि पंजी दस्ती मैंने भी देखी है, आपने भी देखी होगी, आपने तो हो सकता है कन्नी दो कन्नी भी देखी हो, है ना। और आज का बच्चा तो जानता भी नहीं है ना। तो कम से कम हमें वो, क्योंकि अमूमन बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा कि जो इतिहास जानते हैं वही इतिहास बनाते भी हैं, है ना। कि जब जानोगे, अपनी कमी जानोगे, तो उसे सुधारने की कोशिश करोगे। तो मुझे लगता है हमारे शहर का, हमारे जिले का या अंचल का, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था, जैसे हमारे लोग सामाजिक व्यवस्था को आज तक नहीं समझ, नौजवान पीढ़ी नहीं समझ रही, सामाजिक व्यवस्था को समझ ही नहीं। भाई मान लीजिए हम कैसा भोजन करते हैं, जो हमारे यहाँ के चलन में, लेकिन भोजन में परिवर्तन कब होता है, जब डॉक्टर सलाह देता है कि ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, तो लोग बदल देते हैं खाना। अब तो एक डॉक्टर का काम जो है समाज में, वो आप लोग कर सकते हैं कि समाज को चलना कैसे चाहिए, करना है। इस पे भी थोड़ा सा और डीप पे काम करने की जरूरत है। बाकी क्योंकि आजकल का जो ये इंटरनेट और मीडिया है, ये हमारे, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं। दिल्ली का आदमी भी अगर सुने कि घोष वार्ता आज के वीडियो में या न्यूज में क्या आया है, तो उसमें थोड़ी सतना की जानकारी भी अगर हो, बेसिक चीजें सतना की तरफ लोग आकर्षित करें। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, मैंने बहुत जगह जाके भोजन किया, सतना में जिस तरीके का बेसिक लोग, गांव के लोग, अपने घर परिवार के लोग थाली लगाते हैं ना, उस तरह की थाली कोई कहीं लगाते ही नहीं। और जब तक हम लोग उस तरह की थाली नहीं देखते तो साला खाने में मजा नहीं आता, पेट नहीं भरता, संतुष्टि नहीं होती। और हमारे यहाँ की थाली एकदम बैलेंस्ड होती कि नहीं होती। आप पूरब में जाओ, अलग तरह की थाली, पश्चिम में जाओ, अलग तरह की थाली, उत्तर में जाओ अलग, दक्षिण में अलग, लेकिन मध्य प्रदेश की थाली में सब कुछ है ना। तो यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में भी थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी अपने जवाबदार लोग हैं, तो आप भी अपने उसमें करेंगे तो और अच्छा लगेगा, निश्चित, है ना। तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तो पॉलिटिकल तो ठीक है, हाँ,
पॉलिटिक्स में तो ठीक है, पत्रकार का काम है आईना दिखाए सत्ता को, प्रशासन को, शासन को, ठीक है, थोड़ा ये चीजों के लिए। अभी आपने एक चिंता जाहिर की जगतदेव तालाब की। भाई जगतदेव तालाब हमारे यहाँ का एक बहुत मनोरम स्थल है, हो सकता है और सुंदर हो सकता है, लेकिन जब काम करने का मौका मिलेगा तब ना। मैंने माधवगढ़ किले की भी पहल की थी कि यहाँ हेरिटेज होटल बने। कांग्रेस की सरकार थी, प्रभारी मंत्री थे लखन घनघोरिया जी। एक बहुत बड़े ग्रुप के मैनेजर थे होटल्स के, वो आए थे, लेने के इच्छुक थे, मैंने मिलवाया था। तो लखन घनघोरिया जी ने बोला कि आप भोपाल में मिलिए, कमलनाथ जी से मिलवाता हूँ। 2 टर्म की उनकी बातें हुई, फिर कोई बात बीच में रुकी, नहीं हो पाई, तो फिर कोई और ले लिया बीजेपी सरकार में। नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपको तो मैंने उसमें काफी इंटरेस्ट लिया था कि ये हेरिटेज बने। अब लेने वाले लोग अभी भी नहीं बना पा रहे हैं, लेके छोड़ दिया है। एमपीटी ने टेंडरिंग कब कराई थी? ये एमपीटी की प्रॉपर्टी है ना? वो एमपीटी जी, एमपीटी ने टेंडरिंग कराई। हाँ, ये बाद में हुई ना, कांग्रेस के बाद हुई। पहले हो गई थी कांग्रेस के पहले? मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है। कांग्रेस के समय हुई नहीं थी, कमलनाथ जी के समय पे उस दौर की बात करवाई थी, एक सिंह साहब थे, क्योंकि मुझे ध्यान है। हाँ, तो उसमें एक प्रोजेक्ट पे मैंने बिना ब्याज का वो पैसा चाह रहे थे कि बैंक से लोन दिलवा दीजिए 3 साल का, बस इस पे बात रुकी थी कि बिना ब्याज का लोन नहीं मिलेगा। ये हो सकता है बात की बात हो या ध्यान नहीं मुझे, क्योंकि मुझे एमपीटी ने जब ये परंपरा शुरू की कि अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने लीज पे देना शुरू की, ऑक्शन करना शुरू किया ऑनलाइन, तो मुझे ध्यान है क्योंकि एक बिल्डिंग में मैं शामिल हुआ था। उस समय अपन थोड़ा सा बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो मैंने बिल्डिंग में शामिल हुआ था उसमें। हालांकि मुझे सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन मैं शामिल हुआ था। वो 18 के पहले का मामला, 18 पहले ना। अब ये वाला उसी बिल्डिंग में था, उसके बाद बिल्डिंग हुई, इसके बाद हुई। पहले वो 18 के पहले मतलब बीजेपी की ही सरकार में था। हाँ, फिर बाद में जब कांग्रेस की सरकार हुई तब इसका ऑप्शन नहीं हुआ था, तो उस पर ये चर्चा हुई थी कि बिना ब्याज का 3 साल का अगर लोन दे दें तो हम इसको बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे, और 3 पार्ट में उनका डेवलप करने की प्लानिंग थी। देखिए तो वो सारी चीजों भी मैंने इसमें भी खूब इंटरेस्ट लिया। मतलब सिर्फ जगतदेव तालाब की बात नहीं है, मतलब ये सामाजिक पहलुओं को टच करता हूँ। मैंने देखा है, मैंने उसको देखा है। मतलब ये तो आप चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो मेरा शो ऑफ करने का कोई कभी किसी से मतलब ही नहीं। और भी चीजें हैं जो भी धीरे धीरे अपन, हमारे यहाँ का जो सामाजिक संरचना है, हमारे यहाँ की जो प्राकृतिक संरचना है, हमारे यहाँ की, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि हमारा शहर, हमारा जिला स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है। बस उस नजर से देखो, उस नजर से उसका प्रचार करो। आप समझिए ना, हमारे शहर में सिर्फ गंदगी है, ये देखेंगे तो क्यों कोई आएगा गंदी जगह पे। लेकिन हमारे शहर अगर सुंदर है, तो इसकी भी बात उठाई थी मैंने भी। आज पूरे राजस्थान रीवा पर्यटक स्थल डेवलप हो, इसके लिए अभी इन्वेस्टर मीट बुलाई राजेंद्र शुक्ला जी ने। लेकिन अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा तो ये पता चल रहा कि एक पर्यटक स्थल में गैंगरेप हुआ, दूसरे में वाटरफॉल में घूमने गए, वहां लड़की का नग्न, लड़के लड़कियों को कपड़े निवस्त्र करके उनके वीडियो बनाए गए, बाद में पैसे भी लिए गए और वीडियो वायरल भी किए गए। तो कौन आएगा वहां? पहले तो उसको रोको आप। मैं वही इसके लिए भी अपन ने आवाज उठाई। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे सतना में रीवा भी हमारा पूरा विंध्य ही अच्छा है, पूरा ये पूरा खजुराहो, ये पूरा ये इलाका कहा जाए तो, अगर हम बरसात के इस मौसम में प्रदेश में अगर हम घूमे तो इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है कि लोगों ने शायद ये ग्रीनरी कभी देखी नहीं, लेकिन इसका प्रचार नहीं हुआ। नहीं, प्रचार के अलावा हम वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, हम सुविधा क्या दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप देखिए लोग गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते हैं? कोई कश्मीर जाता है, ठीक है ना। हम कहते बरसात में भी तो छुट्टी होती होगी 2-4 दिन की। नहीं तो वही तो हुई कि अभी बरसात में ग्रीनरी देखने तो लोग आ जाए। अभी कुर्दननाथ एक ऑटो में 10 लोग गए ग्रामीण में बैठ के, एक्सीडेंट हुआ तो बहुत दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, उसमें 3 लोग खत्म हुए। 3 नहीं 4, 3 तो एक ही घर के, 3 एक ही घर के, मतलब मैं तो आज बैठा ही था, गया था। हाँ, तो देखिए वो घटना भी हुई। अगर हमारा एक साधन हो,
कि एक दो बस चले, एक बस चले और बस का साधन हो जाए तो ये दुर्घटनाएं नहीं होगी। तो भाई तो हम पर्यटक स्थल को एक छोटी सी बस नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको हम बड़ी बड़ी बातें करें, हम प्रचार क्या करें? देखिए, आप कह रहे हैं प्रचार करें, हम बोल दें कि पहाड़ी बहुत अच्छी है, हरियाली खूब अच्छी है, लेकिन आने जाने का साधन नहीं है, ये तो बोलना पड़ेगा ना। तो आपकी बात तो सारी खत्म हो गई। मैं उसी की हमको साधन भी तो देना पड़ेगा उस जगह के बस लिए। इसीलिए तो प्रश्न खड़े करना खड़े है। करना है बस। प्रश्न खड़े करना है कि भाई आप ये व्यवस्थाएं दीजिए, दीजिए, ये हाँ। गवर्नमेंट का काम है। काम है। अगर हम यही काम दे दें लोगों को पर्यटन के लिए ही, तो लोग अपने अपने गांवों में, अपने अपने ऐसे जो जिनके गांव हाँ। हैं आसपास, वहीं पे 2-4 कमरे के रिसोर्ट रिसोर्ट बना ले, बना सकते हैं। हाँ। ना ज्यादा हो सकता हाँ, है, हो सब कुछ सकता है, सब हो सकता है ना। क्योंकि भाई देखो आज कुर्दननाथ की बस मैहर से चलने लगे, सतना से चलने लगे तो बहुत सारी पब्लिक वहां आना जाने लगेगी, लेकिन आज वहां कोई साधन नहीं है और इस ढंग से अपने साधन में बड़ा रिस्क है। अब ये 4 लोग खत्म हुए, कितनी दुर्घटना, कितनी दुखद घटना हुई। अरे 2-3 लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड है उसमें, हैं, घायल है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और ज्यादातर उसमें महिलाएं ही थी, एक ही आदमी था। अच्छा, पुरुष एक ही था शायद, एक ड्राइवर और एक पुरुष था, बाकी सब महिलाएं थी। वो सब एक ही परिवार से परिवार, हाँ। तो वही चीजें हैं, तो इस कारण हम सुविधाओं की ओर नहीं जाएंगे तो ये घटनाएं हमको ऐसी घूमने वाली जगहों पे नहीं जाने के लिए प्रेरित करती हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी जगह है हमारे यहाँ चित्रकूट, ठीक, इतनी बड़ी जगह है हमारे यहाँ से लगा हुआ खजुराहो, इतनी बड़ी जगह है हमारे यहाँ मैहर। लेकिन जो होना चाहिए इन जगहों पे सरकार को जो करना चाहिए, क्यों नहीं कर नहीं है, किसका फेलियर है? हाँ, तो फिर प्रचार भर करने से नहीं होगा ना, हमको सुविधाएं भी देनी पड़ेगी पब्लिक को। जब तक हम सुविधा नहीं देंगे, सुरक्षा, मैंने पहले बोला सुरक्षा सर्वोपरि। हम आज ना घर सुरक्षित है, ना जमीन सुरक्षित है, ना जीवन सुरक्षित है, ना कुछ। लूट का अड्डा बना दिया है, चलिए, और अधिकार दे दिया है कि जाओ लूटो खाओ। पहले राजा लोग नहीं होते थे कि अपने राज्य में जमींदारों को दे देते थे कि जाओ वसूल के लाओ कर, तो वो कर इतना वसूलता था कि कुछ अपने लिए बचाता है, कुछ राज के लिए। वही हाल है, तो वही हाल है, वही कोड़े। कानून के नाम पे ओवर बिलिंग हो रही है, गलत नाप, गलत सीमांकन, गलत मुआयना, गलत मेजरमेंट, गलत, सब कुछ गलत। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने बहुत सीमा रेखा के अंदर बात की।